नमस्ते मित्रों। आज हम 10th क्लास के अध्याय बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद जानने से पहले हम इसके कुछ भूमिका बेसिक सीखेंगे। ध्यान से आप सभी सीखें, ध्यान रखें, अपने पास में पेन और नोटबुक साथ में लेकर के बैठें। इसमें एक शब्द आएगा चर। अब ये चर क्या है? दूसरा एक शब्द आएगा अचर। ये अचर क्या है? एक पद या एक पदी, द्विपदी, पदीय और त्रिपदीय, बहुपदीय, बहुपदीय। इसके अलावा घात, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, समीकरण, सरल समीकरण, समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण। इनके बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो हमें मन लगा करके इन सारे शब्दों का अच्छे ढंग से अपने को ज्ञान करवाना है। और पदों की संख्या, एक शब्द और इसके साथ में पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो, सबसे पहले चर, ऐसी अज्ञात राशि जिसका मान कोई निश्चित नहीं हो, चर कहलाता है। ठीक है, जिसका मान निश्चित नहीं हो, जैसे चर। अब चर में अपन लिखते हैं x, y, z, p, q, r। जो भी आप जो चर लिखोगे जिसका मान अज्ञात होता है, ठीक है ना, मान परिवर्तनशील होता है, जिसका मान लीजिए आपने रखा उदाहरण के तौर पे 5x। अब इस 5x में ये चर है, पूरा पूरा चर है। इसमें ये आगे एक गुणांक कहलाएगा। ये जो आगे है ये गुणांक कहलाएगा। इसका जो x का गुणांक है वो 5 है। जो x का गुणांक है वो 5 है। तो ये 5x है, ये चर है। ठीक है, इसमें अचर, ये अकेला 5 है तो अचर है, दोनों साथ में मिल गए तो ये हो गया चर। इसी प्रकार से 7y, 5z, z, p, जो भी अपन सिंबल के रूप में अक्षर लिखेंगे जिसका मान फिक्स नहीं हो, निश्चित नहीं हो, वो क्या कहलाता है? चर। ठीक है ना, यानी जिसका ऐसा वेरिएबल जिसका मान एक निश्चित नहीं हो वह चर कहलाता है। फिर एक आता है अचर। इसमें मान फिक्स होता है, मान परिवर्तन नहीं होता है। जो भी मान है वो फिक्स रहेगा। जैसे अपन करते हैं 5, जिस प्रकार से अपन लेते हैं 3, कोई मान परिवर्तन हो रहा है? नहीं होगा। 3 है तो 3 ही रहने वाले हैं इसमें। अब मान लीजिए अपने पास में यहां है, अपन मान लेते हैं 7, तो ये भी चर है। अब मान लीजिए अपन पाई लेते हैं। अब पाई का मान फिक्स है, पाई का मान वर्धीय पद्धति में लेते हैं
22/7 आने वाला है। अब 22/7 है, ये है, देखो अब यहाँ 22/7 है, ये क्या हुआ, अचर हुआ, ठीक है ना। और यदि पाई का मान फिक्स नहीं है, बाई चांस पाई का मान इस हम एक्स मान के लिखें, 5 पाई मान लें, और पाई का मान हम वैसे पाई का मान फिक्स है, इसके स्थान पे मान लीजिए इसको चर मान करके कोई भी मान लिखें तो ये अचर कहलाएगा। वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पाई है वो पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमारे पास में जो पाई का मान था 22/7, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक भाई, अपन चर और अचर की बात कर रहे थे। अब चर किस प्रकार से हो, कितने जरूरी हैं, तो उसके बारे में हम सबसे पहले एक पदीय चर। अब एक पदीय चर में कौन कौन से आएंगे, जैसे 5x 12x स्क्वायर 100z, ये सारे सारे एक पदीय हैं। आप भी ऐसे अनेकों उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। जो आपके साथ में अज्ञात राशि हो उसे चर कहते हैं, और ऐसे चर के साथ में जो पद लिखा जाए वो एक पदी कहलाएगा। इसमें चिन्ह नहीं होगा, कोई चिन्ह इसके साथ में नहीं होगा। जैसे ये 5x है और 12x स्क्वायर है, 100z है, और पद किससे बनते हैं, पद प्लस या माइनस से बनते हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना। पद बनता है वो प्लस या माइनस से बनता है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप समझोगे सर कह रहे हैं इसमें चिन्ह नहीं होगा, 5 और ये x लिखा हुआ है तो इसके बीच में गुणा है, चिन्ह तो है होना चाहिए, परंतु हमेशा पद बनता है वो प्लस या माइनस के चिन्ह से बनता है। फिर हम बात करते हैं द्विपदी की। द्विपदी, जो द्विपदी है इसमें दो पद होंगे, ठीक है ना, इसमें दो पद होंगे। हो सकता है उसमें चर हो सकता है एक आधा पद अचर हो, ऐसे पद होंगे, उसे हमें द्विपदी कहते हैं, जिसमें एक प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का, इसमें से दोनों में से चिन्ह एक होगा, ये ध्यान रखना। इसमें हमेशा द्विपदी का अर्थ होता है जिसमें आप चिन्ह गिन लीजिए, प्लस या माइनस का चिन्ह गिनोगे, या तो प्लस का कोई चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा। जैसे देख लो, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूं 5x + 7 9x स्क्वायर + y x + y। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं 4x स्क्वायर + 2x इत्यादि। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, इसमें देख लीजिए, इसमें सभी में चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस का एक चिन्ह है, 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 यानी प्लस का या माइनस के चिन्ह गिन लो, उससे एक अधिक पद होंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक और यहाँ उदाहरण के तौर पर लिखूं कि यहाँ अपन लिख लेते हैं 5x स्क्वायर - 4 = 0। अब यहाँ मान लीजिए माइनस का चिन्ह है, एक ही चिन्ह हुआ तो पद कितने हुए, 2। प्लस या माइनस के चिन्ह आप गिन लो, जितने प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं उनसे एक ज्यादा पद होता है। एक आएगा त्रिपदीय, ठीक है, त्रिपदीय। इसमें कितने पद होंगे भाई, 3 पद होंगे। जैसे x + y + z = 0, इसमें कितने पद हैं, 3। देखो चिन्ह देख लो, एक और 2 चिन्ह है, यानी पद कितने हुए, 3, तो ये कहलाएंगे त्रिपदीय। इसके बाद में त्रिपदीय के बाद में हम आते हैं बहुपदीय। ऐसे बहुपदीय में क्या होगा, ऐसे जो समीकरण जिसमें बहुत सारे यानी कम से कम 3 से अधिक चिन्ह हो, 3 या 3 से अधिक प्लस
और माइनस के चिन्ह हो वो बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। सामान्य हम कहें कि तीन या तीन से अधिक जो पद हो वह बहुपद कहलाता है। ठीक है। बहुपद के बाद में हम आते हैं घात, समीकरण की घात। अब समीकरण की घात, समीकरण की घात में क्या होगा, दिए गए व्यंजक की जो अधिकतम घात होती है वह समीकरण की घात कहलाती है। जैसे अपन लिखते हैं 5x, इसमें चर कौन सा हुआ, बताओ भाई, चर कौन सा हुआ, x हुआ, चर x है। तो चर के ऊपर कोई घात दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही है, यानी ऐसा चर है जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती है, एक घात होती है। क्यों, एक घात लिखा नहीं जाता, एक का मान वही का वही रहता है, इसलिए एक होगी। जैसे y की घात कहीं नहीं है, उसका मतलब घात एक होती है और उसके बराबर y की घात एक लिखो या y लिखो, या x की घात एक लिखो या x लिखो, एक ही समझा जाता है। इसीलिए हमेशा एक घात को उसके ऊपर नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान देना। मान लीजिए मैं यहाँ लिख लूँ ये 5x², तो इसमें समीकरण की जो घात क्या हुई, इसमें भाई जो समीकरण की घात हुई वो क्या हुई, बताओ, समीकरण की घात, इसमें जो समीकरण की घात होगी वह होगी 2। क्यों भाई 2, x की घात कितनी है, 2 है, x की घात कितनी है, वो 2 है, तो ये जो घात कहलाती है। अब समीकरण मान लीजिए बहुपद वाला समीकरण है, जैसे x² प्लस 3x प्लस 9, ये एक द्विघातीय समीकरण है। अब इसमें हमें पता लगाना है कि इसके समीकरण की घात क्या होगी। तो इस समीकरण में सबसे बड़ा व्यंजन कौन सी है, जिसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो ये है x² है, तो ये x² है, तो ये इसकी जो घात होगी, समीकरण की घात, समीकरण की घात, समीकरण की घात होगी इसमें 2। ठीक है ना। अर्थात आप समझे कि भाई समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होती है ना, वही उस समीकरण की घात होती है, उस पद की घात होती है, किसी व्यंजक की सबसे बड़ी घात। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं x की घात 3 y 2y² प्लस z, तो इसमें सबसे बड़ी घात कहाँ है, देखो आप कहोगे कि यहाँ तो y की घात भी 2 है, z की घात 1 है, परंतु सबसे बड़ी घात कौन सी हुई, x की घात हुई ना। तो x की घात हुई तो इस समीकरण की जो घात होगी वो क्या होगी, समीकरण की जो घात होगी वो 3 होगी। कहीं कहीं आपको ऐसे उदाहरण भी मिल जाए, मान लीजिए कि आपको समीकरण की घात निकालनी, यहाँ लिखा हुआ है x की घात 5 प्लस 10 y की घात 5 प्लस z की घात 4। अब क्या करें, आप कहोगे यहाँ दोनों जगह 5 आया हुआ है, यहाँ भी घात 5 है, x की घात भी 5 है और y की घात भी 5 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों समान है, परंतु अपने तो बड़ी देखनी है, बड़ी क्या है, 5 ही तो है, यहाँ से 2 यहाँ से देखो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अपन को समीकरण की जो घात होगी वह समीकरण की घात होगी क्या होगी, 5 होगी। ठीक है ना, समीकरण की घात होगी वो क्या होगी, 5 होगी। ठीक, तो क्या हुआ, समीकरण की घात देखो, समीकरण की घात, समीकरण की घात दिए गए समीकरण में चर की
अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 7x² प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0। यानी समीकरण की घात क्या होगी इसमें भाई? समीकरण की घात या घातांक, जो घातांक होगा वो होगा 3। ठीक है ना, ये होंगे 3। हमेशा ध्यान देना है, दिए गए समीकरण में चर की अधिकतम घात उस समीकरण की घात कहलाती है। इसके बाद में हम समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। समीकरण के प्रकार, तो समीकरण कौन कौन से होते हैं? समीकरण के प्रकार देखो, एक सबसे पहले लिखिए रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण बताओ भाई, शैलेश बताओ, कौन किसे कहते हैं रेखिक समीकरण? ऐसा समीकरण या ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम उस समीकरण की घात 1 हो, उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी, ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण की अधिकतम घात 1 हो, उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। इसमें पद एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे 5x बराबर 0, 5x प्लस 3 0। ये सारे समीकरण वो कैसे हैं? रेखिक समीकरण हैं। ठीक है ना। अब देखो, रेखिक समीकरण के बाद में एक आएगा सरल समीकरण। अब भाई देखो, सरल समीकरण, अब रेखिक समीकरण और सरल समीकरण दोनों की परिभाषा तो एक जैसी है। ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण की अधिकतम घात 1 हो, उसे भी सरल समीकरण कहते हैं। परंतु इसमें क्या होगा? रेखिक समीकरण और सरल समीकरण में अंतर इतना होगा कि रेखिक समीकरण में एक पद है ना, तो भी वो रेखिक समीकरण कहलाएगा। एक से अधिक पद हैं तो भी रेखिक समीकरण कहलाएगा, घात 1 होनी चाहिए। और सरल समीकरण में सिर्फ पद 1 ही होना चाहिए, बस इतना अंतर है। 5x सरल समीकरण भी है
और रेखिक समीकरण भी है, परंतु 5x+3 सरल समीकरण नहीं होगा, वो होगा रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण है वो सारे सारे सरल समीकरण नहीं हो सकते, परंतु सरल समीकरण है वो सभी सभी रेखिक समीकरण हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी वह परिभाषा ऐसे समीकरण जिसमें समीकरण की घात भी एक ही हो तथा पद भी एक ही हो, ऐसे समीकरण सरल समीकरण कहलाते हैं। ऐसे जो समीकरण होते हैं वो सरल समीकरण कहलाते हैं। सरल समीकरण कहलाते हैं। बताओ भाई, जैसे उदाहरण बताओ। ये होंगे 5x 7y x p इत्यादि। ठीक, सरल समीकरण हो गया, रेखिक समीकरण हो गया एक। उसके बाद में आएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बताओ द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? रेखिक समीकरण, सरल समीकरण, ये कहलाता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी बताइए। और ये पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, ये जो द्विघात समीकरण है 10वीं क्लास में जब तक आप नहीं सीखोगे ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी कोई भी प्रश्न में जाओगे, कोई जरूरी नहीं है कि भाई बहुपद ही पढ़ रहे हैं, बहुपद के अलावा भी कहीं आप जाओगे तब भी यह समीकरण आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हमें इसको मन लगा करके अच्छे ढंग से मेहनत करके सीखना है। प्रयास भी करेंगे, जब कल इसके सवाल हल करवाएंगे, अब कंटिन्यूस क्लास चलेगी, लेकिन कल जब अपन सवाल हल करवाएंगे तो इस सब सवालों को मैं अच्छे ढंग से करवाऊंगा अभी। इसलिए आप ध्यान रखना, इसको अच्छे ढंग से पढ़ना। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या हुई? ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण की घात, समीकरण की घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने 8वीं क्लास में पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, पढ़े नहीं पढ़े? 3x² प्लस 2x बराबर 1 0। फिर आप कह सकते हैं x² माइनस x प्लस 12, या जो भी जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। 5x²
10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सारे सारे द्विघात समीकरण हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से हम द्विघात समीकरण को पढ़ने वाले हैं। अब द्विघात की आपको परिभाषा पूछी जाए या द्विघात किसे कहते हैं, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। बार बार अपन बात करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इससे अच्छा है कि हमें जैसे ही वो द्विघात समीकरण मिल जाए तो हमें पता लगाना है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। चलिए, अब है पदों की संख्या। हमें पदों की संख्या कैसे पता लगाना है, पदों की संख्या का पता कैसे लगाएंगे। बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या बताओ भाई, पदों की संख्या कैसे पता करते हैं। पहले मैंने इसका सरल तरीका बताया है कि मान लीजिए कोई आपको दिया हुआ है समीकरण, जैसे 5x स्क्वायर 7x प्लस 3, इसमें चिन्ह देखो 1 और 2, तो ये 2 चिन्ह है तो त्रिपदी हुआ, त्रिपदी। अपना ऐसे गिन भी सकते हैं। देखो कैसे गिन सकते हैं, इस प्रकार से अपन गिन भी सकते हैं कि भाई देखो ये एक पद, ये दूसरा और ये तीसरा, इसमें 3 पद हुए। मान लीजिए यह है 7x का 7, 6x स्क्वायर, इसको 3 कर देते हैं, 2y प्लस 3। अब इसमें पदों की संख्या एक आधा चिन्ह माइनस भाई कर सकते हो, पदों की संख्या कितनी होगी। पदों की संख्या पता करना है तो सबसे पहले गिनो चिन्ह कितने हुए। देखो 1, माइनस और चिन्ह हमेशा माइनस और प्लस के गिनने, और कोई नहीं गिनना, ये ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4। बताओ कितने पद हुए। 4 पद हैं, चिन्ह 4 है तो 5 पद, 5 पदी, ये 5 पदीय व्यंजक है। ठीक इस प्रकार से हम पदों की संख्या पता लगाते हैं। अब हमारे पास में एक परिभाषा आएगी, अपन लिखते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, व्यंजक, बीजीय व्यंजक की हम परिभाषा कुछ दिखाई दे रहा है भाई इस रंग से, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर का तुम समझते हो, घटाना, जोड़, घटाना, बाकी जिसको जो उसको अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने हुए पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखो, एक जैसे ऐसे मैं लिख रहा हूं एफ फंक्शन एक्स, फंक्शन एक्स बोला जाता है इसमें। इसका मतलब है जो यहाँ चर है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिखें तो लिखेंगे x³
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 बराबर 0। ऐसा आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 इत्यादि इत्यादि। ये सारे क्या कहलाएंगे? ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है ना, बीजीय व्यंजक। अब बहुपद है, ये बहुपद की क्या क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहले यह चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हमेशा इसकी जो घातांक होगी वो कैसी होगी? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने x की घात -2 लिख लिया, ठीक है, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं हुआ भाई। इसकी घात हमेशा कैसे होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। इसकी दूसरी एक विशेषता यह है, पदों की संख्या निश्चित हो। निश्चित का मतलब ऐसा नहीं है अनंत पद हो, उसमें पदों का पता ही नहीं लगे, ठीक है ना, तो पदों की संख्या भी निश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, इसका मतलब ये समझना कि मान लीजिए आपने एक लिख लिया कि ये लिख लिया x, आगे 5x लिखा था तो ठीक है, परंतु आपने यहाँ लिख लिया 0 लिखा, तो सारा क्या हो गया? 0 हो गया ना। ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यानी संख्या होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम इसके बारे में जो इसका प्रश्नावली है, इसके अध्ययन है, इसके अलावा एक शब्द और रह गया भाई, एक होता है गुणांक। देखो अपन गुणांक, गुणांक क्या होता है? कोएफिशिएंट, अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट, गुणांक। किसी चर के आगे जो अचर संख्या होती है, ठीक है ना, वह गुणांक कहलाता है। जैसे देखो 7x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 7 होगा। मान लीजिए मैं यहां लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें हमें मान लीजिए y का गुणांक पूछा है, तो y का गुणांक पूछे तो क्या होगा? y का गुणांक क्या होगा? गुणांक होगा 7। y का गुणांक क्या होगा? 7। और यदि x का गुणांक पूछे, यानी x का गुणांक पूछे, x का गुणांक बताओ भाई क्या होगा? x का गुणांक कोई बता सकता है? देखो x का गुणांक इसमें है कहीं? आपको x दिखाई दे रहा है? आप कहोगे हाँ एक्स स्क्वायर है ना, x तो नहीं है ना, इसलिए x का गुणांक यहाँ 0 होगा। जब आपको पूछा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तब आपके पास में उत्तर होगा 3। ये कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। एक्स जो चर होते हैं, चर के आगे जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गुणांक का बोलते हैं। तो हमने आज शुरू से एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। क्या पढ़ा? सबसे पहले हमें बहुपद पढ़ रहे हैं। हमारे जो अध्याय का नाम है, ये इस अध्याय का नाम है हमारे बहुपद। तो बहुपद है, बहुपद में हम क्या क्या सीखा? सबसे पहले चर, अचर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, घात, रैखिक समीकरण, सरल समीकरण, द्विघात समीकरण, पदों की संख्या, गुणांक, ठीक है, इसके बारे में। तो इसको आप अच्छे ढंग से एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेना जमा के। मेरे पास स्क्रीन थोड़ी सी सेट नहीं हुई इसलिए रफ टाइप लिखा जा रहा है। आप इसको अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में नियमित रूप से लिखने का प्रयास करना। अब इसके बाद में जो इसकी अध्याय है, हम अध्याय के बारे में हल करेंगे। कल से जो हमारे पास में अध्याय है, इस समीकरणों को हल करने का प्रयास
करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज करवाई जाएगी। धन्यवाद। अपने माता पिता, भाई बहनों का सम्मान करें, सैनिकों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।